बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे जिस्म के अंदर खुराक को कैसे तोड़ा जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहिज़ाम जो खुराक की तोड़ फोड़ यानी डाइजेशन का जिम्मेदार होता है वो कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ और डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है माउथ, फिर एसोफेगस, फिर स्टोमिक यानी मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम और एनस शामिल हैं। इन तमाम ऑर्गन्स को एलिमेंट्री कनाल भी कहा जाता है, यानी माउथ से लेकर एनस तक सारी लॉन्ग ट्यूब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है इसे एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 9 मीटर यानी 30 फीट तक होती है। इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा तो नहीं हैं, लेकिन उनका डाइजेशन के अंदर बहुत अहम किरदार होता है, जिसमें लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज आ जाते हैं। सबसे पहले जब हम खुराक खाते हैं तो उस फूड को हमारे दांतों की मदद से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। इस अमल को मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। इस दौरान हमारे माउथ के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा भी रिलीज होता है। इस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि खुराक के अंदर मौजूद बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी माल्टोज वगैरह में तोड़ते हैं। यानी हमारे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। फिर मजीद इन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले हिस्सों में होती है। जब खुराक को मुंह के अंदर पार्शली डाइजेस्ट कर लिया जाता है तो वो एक नरम मेस में तब्दील हो जाती है जिसे बोलस कहते हैं। फिर ये बोलस मुंह से फेरिंक्स के अंदर जाता है। फेरिंक्स हमारे गले वाले रीजन के अंदर मौजूद एक ट्यूब है जहाँ से फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। फिर ये बोलस फेरिंक्स से होता हुआ एसोफेगस के अंदर जाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला हिस्सा है। इस एसोफेगस की लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच तक होती है जो कि फेरिंक्स को स्टोमक के साथ कनेक्ट करती है। इसका काम खुराक को फेरिंक्स से स्टोमक के अंदर ट्रांसफर करना है। दरअसल एसोफेगस के मसल तरतीब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बोलस एसोफेगस के अंदर अच्छी तरह से हरकत करता हुआ स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। पेरिस्टाल्सिस एक व्यू की तरह की मूवमेंट होती है जिसके दौरान फूड के पीछे मौजूद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो खुराक स्मूथ तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हरकत करती है। जब खुराक यानी बोल्स स्टोमक के अंदर पहुंचता है तो स्टोमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और इनसे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इस गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि खुराक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के साथ साथ एंजाइम्स को भी एक्टिव करता है। गैस्ट्रिक जूस का दूसरा कंपोनेंट पेप्सिनोजेन है जो कि एक एंजाइम है। ये पेप्सिनोजेन HCl के मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, यानी इस पेप्सिनोजेन की एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। पेप्सिनोजेन को HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये पेप्सिन खुराक के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है, यानी प्रोटीन्स को पार्शली हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। जब खुराक स्टोमक के अंदर मजीद डाइजेस्ट हो जाती है तो वो मजीद नर्म मेस में तब्दील हो जाती है जिसे कायम कहा जाता है। फिर ये कायम स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर यानी 20 फीट तक होती है। कोयल ट्यूब है जहाँ न सिर्फ फूड की डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है बल्कि डाइजेस्टेड फूड्स स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को मेन 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेक्शन ड्यूडेनियम, दूसरा जेजिनियम और तीसरा इलियम है। ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा सेक्शन है। इसकी लंबाई तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इस ड्यूडेनियम के अंदर खुराक को मजीद डाइजेस्ट किया जाता है। इस ड्यूडेनियम के अंदर लीवर से बाइल और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस में खारिज होता है। मैक्सिमम डाइजेशन का अमल ड्यूडेनियम के अंदर ही होता है। फिर ये खुराक ड्यूडेनियम से जेजेनियम के अंदर हरकत करती है। जेजेनियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा है, इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर तक होती है। इस जेजेनियम के अंदर डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है। फिर डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये न्यूट्रिएंट्स इलियम के अंदर आते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा है। इस इलियम की लंबाई तकरीबन 3 मीटर तक होती है। इस इलियम के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का अमल मुकम्मल होता है, यानी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स इस इलियम में से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। हमारा जिगर यानी लीवर बाइल बनाता है जो कि फैट्स को इमल्सिफाई करता है या ब्लेंड करता है। अगर इसे आसान अल्फाज में समझा जाए तो बाइल फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ता है ताकि लाइपेज एंजाइम्स उन फैट्स को अच्छी तरह से तोड़ सके। जब लाइपेज फैट्स को तोड़ते हैं तो इस अमल के नतीजे में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं और फिर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
बाइल लीवर के अंदर बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पर उस गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले सेक्शन यानी ड्यूडेनियम के अंदर खारिज होता है। पेनक्रियाज भी डाइजेशन के अमल के अंदर अहम किरदार अदा करता है। पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस बनता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले सेक्शन यानी ड्यूडेनियम के अंदर खारिज होता है। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के अमल को मजीद तेज करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करता है। न्यूक्लियस एंजाइम्स जो कि डीएनए और आरएनए को स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी साइड पर छोटी छोटी फिंगर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। हर विलिस के अंदर ब्लड वेसल्स और लेक्टील जिसे लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं मौजूद होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स यानी स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर इन्हीं विलाई की मदद से हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के बाद बच जाने वाला मादा यानी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन के अमल के अंदर कोई खास किरदार नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देती है। लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा वाटर हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है ताकि ब्लड के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन रखा जाए। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फायदेमंद बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि विटामिन के और कुछ विटामिन बी भी बनाने में मदद देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का वेस्ट मटेरियल को सॉलिड बनाने यानी फीसेस में कन्वर्ट करने में अहम किरदार होता है। इसके बाद ये फीसेस रेक्टम के अंदर मूव करता है जहां इसे स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर जब रेक्टम हद से ज्यादा फुल हो जाता है तो फीसेस को एनस की मदद से बाहर रिलीज किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमारा हाजमा खुराक को किस तरह हजम करता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।